गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना। हमारे संविधान के 5 भाग में राष्ट्रपति का चर्चा किया हुआ है, यानी 5 भाग ये डिस्क्राइब करता है अबाउट यूनियन, संघ। क्या बोलते हैं? संघ। ये आर्टिकल जो है 52 से लेके 151 के बीच में इनका चर्चा किया हुआ है। आर्टिकल 52 से लेकर 151। याद रखें कि पार्ट 5 इज़ लार्जेस्ट पार्ट एमंग ऑल पार्ट, मीन्स पार्ट 5 जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, बड़ा भाग है पूरे भाग में से। भाग 1, भाग 2, भाग 3 से लेके जितने भी भाग हैं 22 जो है मुख्य माना जाता है, लेकिन काउंट करते हैं तो होते हैं 25, यानी 25 में सबसे बड़ा भाग पूछे तो है भाग 5। ठीक है, भाग 5 में लोग पढ़ते हैं अबाउट यूनियन, और यूनियन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, यानी एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर और तीसरा जुडिशरी। यानी एग्जीक्यूटिव को हम लोग बोलते हैं कार्यपालिका, ये आर्टिकल 52 से लेके 78 के बीच में आता है। ठीक है, लेजिस्लेचर मीन्स विधायिका, ये आर्टिकल 79 से लेके 123 तक आता है। जुडिशरी यानी न्यायपालिका, ये आर्टिकल 124 से 146 आर्टिकल तक आता है। हम लोग जो है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के अंदर में जो है क्या क्या पढ़ते हैं? फर्स्ट प्रेसिडेंट। क्या पढ़ते हैं? पता राष्ट्रपति के बारे में। प्रेसिडेंट जो आर्टिकल 52 से लेके 62 के बीच में वर्णित है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं वाइस प्रेसिडेंट। फिर पढ़ते हैं हम लोग प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल। स्पेलिंग देख लीजिएगा अटॉर्नी जनरल का, डाउट है इसमें। अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता या महान्यायवादी। ठीक है, आप देख लेंगे इसका हिंदी मीनिंग जो है। लेजिस्लेचर विधायिका के अंतर्गत जो है पार्लियामेंट आता है। इसमें आ जाएगा आपका राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। न्यायपालिका के अंतर्गत जो आएंगे सुप्रीम कोर्ट एंड कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं यूनियन के अंतर्गत। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अबाउट प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट आप देख रहे हैं इनके जो है कार्यपालिका और विधायिका दोनों के अंतर्गत प्रेसिडेंट आता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति,
आर्टिकल अनुच्छेद 52 से लेके 62 के बीच में इनका चर्चा किया गया है। ठीक है, और इसको जो है शॉर्ट ट्रिक्स में जो है एक हम वीडियोस डाल रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक 52 से 62 याद रखने का। हम तो वैसे याद किए हुए हैं। तो क्या है याद करने का तरीका? तो हम लोग याद करने का तरीका है PPEE ट्रिकोई। इससे हम लोग जो है आर्टिकल 52 से 62 याद कर लेंगे। जैसे देखिए आर्टिकल 52 यानी 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 यानी 62 जो 52 से 62 जो आर्टिकल्स है यही बता देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 यानी ये आर्टिकल है 52। आर्टिकल 52 कहता है अबाउट प्रेसिडेंट यानी कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारा 52 जो है आर्टिकल यही कहता है कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 52। ये कहाँ से लिया गया है? ये जो पोस्ट है ये कहाँ से लिया गया है? ये फ्रॉम USA से लिया गया है, फ्रॉम USA। ठीक है, और इसमें कहा गया है इस P4 याद रखेंगे, P4 प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 52 P4 प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल हो जाएगा 53, ये आर्टिकल हो जाएगा 54, ये आर्टिकल हो जाएगा 55, ये आर्टिकल हो गया 56, ये 57, 58, 59, 60, 61 आर्टिकल, 62 आर्टिकल, ऐसे इसको याद रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। सिंबल ऑफ आवर प्रेसिडेंट जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ नेशन। हमारे देश का राष्ट्रपति जो है, हमारे देश जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्र के एकता, अखंडता और एकजुटता के क्या है? सिंबल है। ठीक है, ये आर्टिकल 52 कहता है। ठीक है, हर आर्टिकल्स को एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए। किसी भी आर्टिकल के किसी भी लाइन से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है। अब प्रेसिडेंट सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये सबको याद रहना ही चाहिए। ठीक है, चलिए 52 कंप्लीट हो चुका है। तो 52 आर्टिकल्स क्या कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होंगे जो कि क्या होंगे? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, देश के पहला नागरिक कहलाएंगे। और यही जो है सिंबल होंगे किसके? हमारे देश के एकता, अखंडता और एकजुटता के सिंबल होंगे, आर्टिकल 52। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो है आर्टिकल 52 जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, आर्टिकल 52, आर्टिकल 52 देखिए, आर्टिकल 52 जो है, सॉरी आर्टिकल 53, दिस इज आर्टिकल 53। P फॉर पावर, P फॉर पावर। जब भी पावर होगा तो कौन सा याद रखेंगे? एग्जीक्यूटिव पावर। आर्टिकल 53 कहता है ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्ट इन प्रेसिडेंट। मतलब ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज वेस्ट इन प्रेसिडेंट। मतलब देश का कार्यपालिका शक्तियाँ, देश का कार्यपालिका शक्तियाँ किन में निहित है? प्रेसिडेंट में। हमारे देश का सभी कार्यपालिका शक्तियाँ हमारे राष्ट्रपति में निहित हैं।
ऐसा आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है। और याद रखेंगे ये सिर्फ कहा जाता है कि जो हमारे देश का कार्यपालिका शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन बाई प्रैक्टिकल बाई डिफैक्टो हमारे देश का कार्यपालिका शक्तियाँ कौन होते हैं, हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे, बाई लॉ या बाई ज्यूरी हेड ऑफ यूनियन के हेड कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट, बट बाई प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकल या इसे बोलते हैं डिफैक्टो, वास्तविक रूप से हेड ऑफ यूनियन कौन होंगे, तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्रा का, क्या बोले, नाम मात्र का, सिर्फ नाम है राष्ट्रपति का, लेकिन सारा कार्य कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो याद रखेंगे हमारे देश के डिफैक्टो या प्रैक्टिकली कौन होते हैं, हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन सिर्फ नाम मात्र का हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट। नियम से हेड है प्रेसिडेंट, पर लेकिन वास्तविक हेड कौन है, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति सारा कार्य या देश का शांति का ये घोषणा करना हो, या वार को घोषणा करना हो, या कोई संधि का उद्घोषणा करना हो, विद एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से ही उद्घोषणा करते हैं। ठीक है, यानी हमारे देश में जितना भी कार्य होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, पर वास्तविक करवाता कौन है, तो वह है प्राइम मिनिस्टर। इसलिए वास्तविक हेड ऑफ यूनियन कहा जाता है प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन बाय नियम से या नाम मात्रा से ये कौन होते हैं, हेड, प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 54 सारे आर्टिकल याद रहना चाहिए, और उस आर्टिकल के अंदर क्या कहता है उसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो बिल्कुल याद रहना चाहिए। आर्टिकल 54 देखिए, 54 कौन सा है, ये ई फॉर क्या लिखे हुए थे, ई फॉर इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब निर्वाचक मंडल। मतलब आर्टिकल 54 में कहता है क्या है, अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स इलेक्टोरल कॉलेज। मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन व निर्वाचक मंडल। जब भी आर्टिकल 54 के बात होता है तो दिमाग में आता है निर्वाचक मंडल के बारे में। मतलब हु कैन वोट, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, कौन कौन वोट दे सकता है। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता लोग नहीं देते हैं। ठीक है, ये एक अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, मीन्स ये क्या है, इनडायरेक्ट वोट सिस्टम है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें सिर्फ भाग लेते हैं कौन कौन, वही देखेंगे। तो कौन कौन सा, हु कैन वोट, कौन वोट दे सकता है। तो पहले ये लिख लीजिए कि ये स्टार्ट कब से हुआ, स्टार्टेड फ्रॉम 1952, देश की आज़ादी के बाद 1952 से ये स्टार्ट हुआ। हु कैन वोट, कौन वोट कर सकता है। जब भी ये बात है दिमाग में क्या आना चाहिए, हु कैन वोट, कौन वोट कर सकता है, हु कैन वोट। तो फ्लोइंग मेंबर्स कैन वोट, फ्लोइंग मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट इन वोट। कौन कौन सा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा।
मतलब इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा का इलेक्टेड मेंबर और राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर ही वोट दे सकते हैं। याद रखेंगे वर्डिंग यूज किया हुआ है इलेक्टेड मेंबर, मतलब निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचित होके, है ना, बाय इलेक्शन मेंबर बने हुए हैं वही वोट दे सकते हैं, मनोनीत नहीं दे सकते। मीन्स नॉमिनेटेड, क्या लिख देंगे यहाँ पे, नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट वोट, वो वोट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, यानी राज्य के जो विधानसभा है उससे जो निर्वाचित दो सदस्य हैं जो इलेक्टेड मेंबर है वही वोट कर सकते हैं। याद रखें, फिर क्या लिखे हुए, इलेक्टेड मेंबर, तो यहाँ लिख देंगे नॉट नॉमिनेटेड, जो नॉमिनेटेड किए हुए हैं, जो राष्ट्रपति, जो यहाँ पार्लियामेंट में जो राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करते हैं 12 सदस्य यहाँ से राज्यसभा से और 2 मेंबर जो है लोकसभा से। अब तो 2 मेंबर हटा दिया गया है लोकसभा में से, 2020 से जो है इसको टर्मिनेट कर दिया गया है। तो जो नॉमिनेट मेंबर है वो वोट नहीं कर सकते हैं। और एक और बात है यहाँ पे 7 राज्य में, हमारे देश के 7 राज्य में विधान परिषद भी है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, इसका हिंदी क्या होता है, विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर है वही वोट कर सकते हैं, लेकिन विधान परिषद के मेंबर जो है वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद के जो मेंबर है कैन नॉट वोट, और नॉमिनेटेड तो वोट कर ही नहीं सकते हैं। तो याद रखना है कौन कौन वोट कर सकते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको स्टार मार्क कीजिए, इससे लगभग कई बार जो है 5-6 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यूपीएससी में आता है, यूपीपीसीएस में आता है, जेपीएससी में आता है और बीपीएससी में आता है, और जो है सिंपल एसएससी, रेलवे, सारे एग्जाम में ये पक्का पूछा जाता है, ठीक है। थर्ड, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरीज के जो इलेक्टेड मेंबर है वो कौन, यूनियन टेरिटरीज में भी है सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन सा है, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। ये जो है ये कब से लागू हुआ है, 70वां अमेंडमेंट एक्ट 1952 से ये थर्ड वाला भी जुड़ गया है, ठीक है। और याद रखेंगे यहाँ भी इलेक्टेड के बात हो रहा है तो ब्रैकेट में लिख देंगे नॉमिनेटेड जो है वो वोट नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल यह दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि निर्वाचक मंडल के अंदर कौन कौन आते हैं, कौन कौन वोट दे सकता है। तो याद रखेंगे जो भी वोट देंगे सारे इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दिमाग में। आर्टिकल 55 आर्टिकल 55 है ई, एक बार फिर से ई आता है और इस बार ई का मतलब है इलेक्शन प्रोसेस मतलब इलेक्शन का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो क्या है। इट इज़ टेकन फ्रॉम आयरलैंड। ये आयरलैंड के संविधान सभा से जो है, आयरलैंड की जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से ये प्रोसेस, जो इलेक्शन प्रोसेस लिया गया है, ठीक है। और इलेक्शन प्रोसेस क्या है हमारे देश का, तो वो है सिंगल ट्रांसफरेबल
इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। इसके बारे में अलग से हम एक वीडियोस बनाएंगे, तो समझिए। यानी सिंगल मीन्स एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष बहुमत तंत्र। यानी ये जो हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस है, वो जो है एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी हम लोग जानते हैं कि जो हमारे देश का जो प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो जो आम जनता लोग नहीं दे सकते हैं। उसके लिए जो इलेक्टेड मेंबर जो पार्लियामेंट के हैं, जो विधानसभा के हैं और दिल्ली और पुडुचेरी के हैं, जो विधानसभा के जो इलेक्टेड है वहीं दे सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि ये कैसा है, ये इनडायरेक्ट वोट से होता है। किससे होता है? इनडायरेक्ट वोट से होता है। इस इनडायरेक्ट वोट को क्या बोलते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। ठीक है। और इसमें जो एमएलए भाग लेते हैं, जो एमपी भाग लेते हैं, इनका जो है प्रत्येक राज्य का अलग अलग वोट का वैल्यू होता है, अलग अलग वोट का वैल्यू होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बोल देता है ये कि एमएलए का वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं और एमपी का वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं। याद रखेंगे प्रत्येक राज्य का एमपी का वोट वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे यूपी का एक एमएलए का वोट वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, वो होता है 208। यानी एक एमएलए यूपी का वोट देगा तो उससे वोट का वैल्यू जो आएगा वो 208 के बराबर होगा। और सबसे कम होता है सिक्किम में एक एमएलए का वोट वैल्यू होता है मात्र 7। तो याद रखेंगे प्रत्येक राज्य का एमएलए का वोट वैल्यू अलग अलग होता है। तो कैसे निकालते हैं, जब उसका फॉर्मूला देख लेते हैं और इसका जो है अलग से हम वीडियो डालेंगे कैसे निकाला जाता है वोट वैल्यू। ठीक है। तो वोट वैल्यू ऑफ एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वोट वैल्यू ऑफ एमएलए कैसे निकालते हैं? किसी राज्य का अगर हम निकाल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हम अपने झारखंड राज्य का निकालते हैं, तो अगर एक हमारे झारखंड राज्य में जो एमएलए हैं उनका एक एमएलए का वोट वैल्यू कितना है, एक एमएलए का वोट वैल्यू कितना है, एक एमएलए का वोट वैल्यू कितना है, उसको जानने के लिए जो है उसके सबसे पहले राज्य का पॉपुलेशन मालूम होना चाहिए। राज्य का पॉपुलेशन मालूम होने के बाद जो टोटल इलेक्टेड मेंबर, जो निर्वाचित जो सदस्य हैं हमारे जो है ये विधानसभा का, उनसे डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा। यानी क्या होगा? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, उस स्टेट का टोटल पॉपुलेशन कितना है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इनटू 1/1000 से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना है वो यहाँ से आ जाता है। ठीक है। इसको याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। कई बार जो है आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है और स्टेट लेवल पीसीएस में भी ये पूछा गया डायरेक्ट। ये भी याद रखना है कि किस राज्य का एक एमएलए का वोट वैल्यू सबसे ज़्यादा किस राज्य में है और सबसे कम कितना है। तो वोट वैल्यू मैक्सिमम किस राज्य का है, तो वो है यूपी का। और कितना है, तो 1 वोट इज इक्वल टू होता है 1 एमएलए का वोट वैल्यू होता है, वोट वैल्यू ऑफ 1 एमएलए इज इक्वल टू 200 वाट। यानी अगर एक एमएलए वोट देता है तो उसका वैल्यू होता है 208 के बराबर। ठीक है। इसको याद रखेंगे हम लोग जो है। दूसरा, सबसे मिनिमम किस में होता है, पहला याद रखेंगे सबसे मैक्सिमम किस राज्य का है। दूसरा, वोट वैल्यू सबसे न्यूनतम सबसे कम किस राज्य का है, मिनिमम, तो वो है सिक्किम का। और वोट वैल्यू कितना है, सिक्किम का वोट वैल्यू कितना है, मात्र 7 है।
जहां यूपी का एक एमएलए का वोट वैल्यू 208 है, वहीं सिक्किम राज्य का एक एमएलए का वोट वैल्यू कितना है? 7 है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग आर्टिकल 55 देख चुके हैं। 55 इज अबाउट इलेक्शन प्रोसेस। वो क्या है? आयरलैंड से लिया गया है। और क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम। अप्रत्यक्ष रूप से एक संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मततंत्र से हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है आर्टिकल आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 हो चुका है। आर्टिकल 56। आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 स्टैंड फॉर टी। टी फॉर व्हाट? टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट यानी कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, या इसको टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं राष्ट्रपति का। अब हम लोग जानते हैं कार्यकाल राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 ईयर, 5 साल का कार्यकाल होता है। और इसी आर्टिकल, इसी अनुच्छेद में त्यागपत्र के बारे में भी चर्चा किया गया है। त्यागपत्र मतलब रेजिग्नेशन। जब ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देना होगा तो उन्हें किन्हें देना होगा? तो वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को उनको रेजिग्नेशन देना होगा। ये आर्टिकल 56 बताता है अबाउट कार्यकाल और दूसरा त्यागपत्र के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल 57। आर्टिकल 57 कहता है अबाउट, देखिए 57 R4, जैसे ही R आता है दिमाग में आ जाना चाहिए R4 री इलेक्शन। री इलेक्शन, ठीक है, यानी ये आर्टिकल कहता है प्रोविज़न ऑफ री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का पुनर्निर्वाचन। ठीक है, ये आर्टिकल 57 कहता है। इसमें कहता है कि हमारे देश के संविधान में ऐसा कोई चर्चा नहीं किया गया है कि कोई एक जो है राष्ट्रपति है दोबारा राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं उठ सकते हैं, या तिबारा नहीं उठ सकते हैं, या चौथा बार नहीं उठ सकते हैं। ऐसा कहीं चर्चा नहीं किया गया है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्शन होगा, जो री इलेक्शन हो सकता है, राष्ट्र इलेक्शन जो है, तो एनी नंबर, यानी एक आदमी जो है 4 बार उठ सकता है, 5 बार उठ सकता है, या 4 बार बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल ये हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे देश के 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, वो कोई भी राष्ट्रपति 3 बार भी इलेक्शन में उठ सकते थे, 4 बार भी हो सकते थे, 5 हो सकते, ऐसा संविधान में कोई चर्चा नहीं है। तीसरे हम लिखे हुए हैं एनी नंबर, कितना बार भी जो है इलेक्शन हो सकता है। लेकिन अमेरिका में ये जो इलेक्शन है वहाँ लिखा हुआ है ए पर्सन कैन नॉट टेक पार्ट मोर देन 2, यानी 2 बार से ज़्यादा चुनाव में उठ नहीं सकते हैं। ऐसा वहाँ लिमिटेशन है अमेरिका में, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल मोर देन 2, यहाँ लिखेंगे मोर देन 2, 2 बार से ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 देखिए, आर्टिकल 58 ये है आर्टिकल ई। आर्टिकल 58 आर से हो गया री इलेक्शन। 57 ये था आपका 57। अब E4 है, E4 यहाँ पे है एलिजिबिलिटी। E स्टैंड फॉर एलिजिबिलिटी। क्या राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति होने के लिए, हमारे देश के राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता फर्स्ट, क्या क्या योग्यता होना चाहिए? पहला, देश का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, दूसरा, मिनिमम न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 ईयर्स, एक राष्ट्रपति जो है। तीसरा,
एलिजिबल फॉर मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के मेंबर होने के एलिजिबिलिटी उनके अंदर होना चाहिए। याद रखेंगे, वर्ड लिखे हैं लोकसभा, एग्जाम में आता है राज्यसभा तो गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट भी लिखेंगे तो उसमें लोकसभा होना चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा के मेंबर होने योग्य उनके अंदर होना चाहिए योग्यता, ठीक है। थर्ड है। फोर्थ है नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, या फिर सकते हैं नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब एक राष्ट्रपति का सबसे पहली बात ये है उनके लाभ पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ पद पे नहीं होना चाहिए। ऑफिस मीन्स पद और प्रॉफिट मीन्स लाभ, लाभ पद पे नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि वो जो है लोकसभा के मेंबर नहीं हो सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर नहीं हो सकते हैं, कोई यूनियन, कोई जो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट के कोई पद पे नहीं हो सकते हैं, कोई यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पद पे नहीं हो सकते हैं, यानी कोई अथॉरिटी नहीं हो सकते हैं, यानी कोई भी लाभ पद है ना उस पे नहीं हो सकते हैं, यानी नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये है एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की योग्यता जो है इनका यही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 देखिए लिखा हुआ है, आर्टिकल 59 जो है ओ, ये 57 है, ई फॉर 58, सी फॉर 59, मीन सी फॉर कंडीशन, सी फॉर कंडीशन, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। मतलब प्रेसिडेंट्स पद के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन है ही कैन नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट लाइक लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब पहला ही नियम यही है ना, शुड नॉट बी मेंबर ऑफ, या कैन नॉट बी, शुड नॉट भी लिख सकते हैं, या फिर शुड नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा इनके मेंबर नहीं होने चाहिए, नहीं। दूसरा, उनका जो सैलरी है और जो अलाउंस है, मतलब उनका जो वेतन है और जो वेतन है या वेतन भत्ता जो भी कहलाता है, वो जो है ना कैन नॉट रिड्यूस। जो एक बार जो है अगर कमिटमेंट हो गया तो उसके बाद इनका वेतन भत्ता कम नहीं हो सकता, कैन नॉट रिड्यूस। 2000, ठीक है, यानी वेतन भत्ता जो है कम नहीं हो सकता है। अभी हम बोले कि 2018 के बाद जो है इनका जो है सैलरी बढ़ा दिया गया, कितना से 1.5 लाख पर मंथ से ले कितना बढ़ा दिया गया, 5 लाख पर मंथ। और इनका भत्ता, अलाउंस और पेंशन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा, आप बुक को पढ़ लीजिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, 3 नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उनको लाभ पद ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब अगर प्रेसिडेंट हैं तो वो कोई जो है कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के पद में नहीं हो सकते हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट पद से, कोई भी अथॉरिटी के पद पे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी ही कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसका चौथा पार्ट ये है, उनका जो ऑफिस होगा, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होगा वो नेशनल कैपिटल में होगा, नेशनल कैपिटल, यानी देश का जो राजधानी है, कैपिटल जो देश का राजधानी है वहाँ पे होगा। और कहाँ पे, नियर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नज़दीक होना चाहिए उनका जो ऑफिस है, ठीक है। पांचवा कहता है उनका जो रेसिडेंस है गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंटल होना चाहिए, या रेसिडेंस होना चाहिए। एंड ट्रैवल, उनको क्या होना चाहिए, भत्ता मिलना चाहिए, ट्रैवल अलाउंस मिलना चाहिए। यानी ये क्या है, इनका
कंडीशन है प्रेसिडेंट का। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 फॉर ओ फॉर ऑथ मीन्स शपथ। आर्टिकल 60 here 60 O stand for oath मीन्स शपथ। ये छोटा सा है कि राष्ट्रपति किनके सामने शपथ ग्रहण करेंगे, तो ओथ जो ग्रहण करेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे उनके सामने ही शपथ ग्रहण करेंगे। ये कहता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 कहता है अबाउट आई, देखिए आई है, आई स्टैंड फॉर इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। महाभियोग या इम्पीचमेंट जो है एक वो प्रोसेस है, एक वो प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। ये हमारे देश के पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर ही करते हैं। ठीक है, हटाने के लिए देखिए इलेक्शन हु कैन वोट में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर कर सकते हैं, लेकिन जब महाभियोग में जब वोट करने का पारी आएगा या महाभियोग में, तो उसमें जो है सारे मेंबर कर सकते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। तो इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर है इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड, जबकि प्रोसेस में यानी इलेक्टेड निर्वाचक मंडल में नॉमिनेटेड सदस्य नहीं आता है, सिर्फ इलेक्टेड सदस्य आता है। इम्पीचमेंट हम क्या बोले कि इम्पीचमेंट यानी महाभियोग जो है ये कहाँ से जो है, महाभियोग जो है हमारे देश के राष्ट्रपति को जो है अपने पद से हटाने का एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्या प्रक्रिया है, तो पहला जो है इट कैन स्टार्ट फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी सदन से स्टार्ट किया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा। यानी इसको स्टार्ट करने के लिए ही इतना 1/4 मेंबर का सिग्नेचर होना आवश्यक है। 1/4 मेंबर जो है, जब जो है मेंबर अगर सदस्य जो हैं अगर साइन कर देते हैं तो ये जो है महाभियोग का प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट करने से 14 डेज बिफोर जो है राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है और राष्ट्रपति जो है अपना इन्वेस्टिगेशन केस का कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ शुरुआत किया गया है, यहाँ पर इम्पीचमेंट तक नहीं पहुँचे हैं। ये इम्पीचमेंट जो केस है उसका जो है इन्वेस्टिगेशन का यहाँ से शुरुआत किया गया है कि 1/4 मेंबर आइदर हाउस, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी जो है हाउस में से जो है 1/4 मेंबर अगर साइन कर देते हैं तो ये प्रक्रिया शुरुआत हो जाता है। ठीक है, इम्पीचमेंट जो है कब स्टार्ट होता है, कब लागू होता है इम्पीचमेंट, जब 2/3 मेंबर, अगर लोकसभा से स्टार्ट हो रहा है तो 2/3 मेंबर जो है लोकसभा से आएगा, यहाँ से पास होने के बाद ये जो है राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में अगर ये पास हो गया 2/3 से तो मतलब महाभियोग लागू हो गया और उसी समय से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। मतलब यहाँ से आ जाएगा 2/3 मेंबर। यानी इम्पीचमेंट कहाँ पे पहुँचेगा, जब 2/3 मेंबर साइन करके इस जो है इस पास हो जाता है तभी इम्पीचमेंट लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा इम्पीचमेंट। ठीक है, अब इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, इम्पीचमेंट में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो मैं अलग से इम्पीचमेंट महाभियोग का जो है टॉपिक लाऊंगा, वहाँ पर डिटेल नॉलेज होगा, क्लास बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं तक छोटा छोटा ही बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट 62 होता है, ये बहुत छोटा है, ई फॉर इलेक्शन, ई फॉर अगेन इलेक्शन है ना, ई फॉर इलेक्शन यानी आर्टिकल 62 यहाँ पर ये आता है ई से, ई फॉर इलेक्शन। ये मतलब ये क्या कहता है, कहता है कि प्रीवियस प्रेसिडेंट,
जो पहले के जो प्रेसिडेंट है उनके कार्यकाल समाप्ति होने के पहले नया जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव हो जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं हो सकता, खाली नहीं हो सकता, ये आर्टिकल 62 में कहता है। सो वी कैन राइट हियर, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्शन प्रोसेस ऑफ, आर्टिकल 62 क्या कहता है, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी कंप्लीटेड, यानी कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंप्लीटेड बिफोर टर्म कंप्लीटेड ऑफ प्रीवियस प्रेसिडेंट। मतलब जो प्रीवियस प्रेसिडेंट है उनके कार्यकाल समाप्ति से पहले जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है प्रेसिडेंट के चुनाव का, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये आर्टिकल 62 कहता है। बिल्कुल याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्रपति का जगह जो है खाली नहीं हो सकता। अगर किसी कारण जो है या उस कार्यकाल से पहले अगर त्यागपत्र दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए तो उसमें जो उनके जगह पे वाइस प्रेसिडेंट बैठेंगे वो उसमें एक्टिंग प्रेसिडेंट कहलाएंगे। अगर उसमें वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठेंगे। अगर वो भी उस समय इंडिया में नहीं होंगे या उनका देहांत हो गया हो या जो है दूसरे देश में चले गए हों तो उनके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जो जज है वो आके एक्टिंग प्रेसिडेंट का पद संभालेंगे और एक्टिंग प्रेसिडेंट कहे जाएंगे। आई होप कि इस लेक्चर से आपको बहुत समझ में आ गया होगा और बिल्कुल ये कंप्लीट नॉलेज है। अब इस जो है बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।